बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में अशरफी लाल नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार अशरफी लाल बहुत ही ज्यादा लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले ठेके पर काम करवाता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर काम करते रहते हैं और बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं, हमारा हर काम करते हैं। इसे कहते हैं जमींदार अशरफी लाल का दिमाग। जी मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हो। सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो इनकी मेहनत का फायदा उठाना आप भली भांति जानते हो मालिक। पूरे गांव पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ का राजा तो हूं ही मैं। इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार देता हूं। मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास किशन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। मालिक, तो आप मुझे भी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम किशन है और मैं पास के ही गांव सीतापुर में रहता हूँ। ठीक है किशन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। जी मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करवाने के बाद किशन वहां से अपने घर चला जाता है। चलो, जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती कर शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाए। और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। उस खेत पर दिन रात खड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। किशन गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। किशन के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार अशरफी लाल के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, आपको पता है क्या, आज किशन अपने फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल किशन ने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई है। उसकी फसल तो बहुत अच्छी फसल लहलहा रही थी। अब तो किशन ने उसकी कटाई करनी भी शुरू कर दी है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है कि किशन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह किशन, फसल तैयार हो गई है। इस बार तो ये फसल काफी अच्छी लग रही है। जी मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान, खून, पसीना सब लगा दिया है। मैंने दिन रात इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाके इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी। अरे भाई, इसमें सिर्फ तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो मगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसी होगी? मैंने बहुत मेहनत की है।
ज्यादा मत बोल किशन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है, शर्त के मुताबिक। अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल। ये कहकर जमींदार किशन से सारी अच्छी गेहूं की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल किशन के पास छोड़ देता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? किशन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद उसका बेटा शंकर, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, अब तुझे क्या बताऊं? इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। जमींदार अशरफी लाल जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल जमींदार जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ये स्थिति सुनकर शंकर बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन शंकर जमींदार अशरफी लाल के घर पहुंच जाता है। अरे शंकर, तुम यहाँ, कहो क्या बात है? मालिक, अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे क्या? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम ही कहाँ रह गया है। सब पढ़ लिख कर ऐसे बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। धन्यवाद बाद में दे देना। फर्म पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्तें मालिक, बताइए। जमींदार अशरफी लाल मन में सोचता है, ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बता देता हूं जिसकी इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता किशन हर साल गेहूं ही लगाता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा शंकर, सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से शंकर खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। शंकर ने इस बार गेहूं के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब शंकर खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार अशरफी लाल शंकर के पास आता है। अरे वाह वाह शंकर, फसल तो बड़ी अच्छी हुई है, पर शर्त तो याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ मालिक, पिताजी इतने सालों से गेहूं की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा देता हूँ। अरे पर अब मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है मालिक, आप ही ने शर्त बताई थी और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह शंकर ने अपने चालाकी दिखाते हुए लालची जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर
घर आ गया। सब घास फूस जमींदार अशरफी लाल के हिस्से छोड़ आए। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और ये शंकर का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे। अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद शंकर दोबारा जमींदार के घर जाता है। कहो शंकर, क्या चाहिए तुम्हें? कैसे हैं मालिक? वो मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो लड़के। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी लड़के। इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा और नीचे का आपका। इस तरह शंकर जमींदार से बात करने के बाद अपने घर आ जाता है। इस बार भी शंकर दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। शंकर इस बार गेहूं का लगाता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही है। मजा ही आ गया। आने दो उस लालची जमींदार को, तब मजा चखाता हूं। कुछ दिन के बाद जमींदार शंकर के पास आता है। जैसे ही जमींदार शंकर के खेत के पास पहुंचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस शंकर ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा तेज निकला। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से शंकर ने दोबारा जमींदार अशरफी लाल को मूर्ख बना दिया। जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो जुगनू, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। रर्र। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूं कि जमींदार अशरफी लाल क्या चीज है। शंकर ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया। उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। शंकर और उसके पिता किशन दोनों ही बहुत खुश थे। चलो आज उस लालची जमींदार के पास जाकर उससे दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार वो जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर शंकर उस जमींदार के पास ठेके पर जमीन के लिए दोबारा जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार अशरफी लाल हूं। जलवा है मेरा इस गांव में, समझे? मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक। मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रखो। शंकर, तुम ये क्या बोल रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या क्या शर्त है? शर्त तो है, तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहे। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर वो अपने घर चला जाता है। वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है और इस बार
वो गन्ने की फसल लगाता है। शंकर बेटा, इस बार खेती में कौन सी फसल लगाई है? इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी ही होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो बस। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार और जुगनू दोनों शंकर के पास आते हैं। मालिक, इस बार सूरज का तो दिमाग ही चक्र जाएगा। इस बार आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तूने बिल्कुल सही कहा जुगनू। इस बार अपने दिमाग का डबल उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है मैंने। अब देखता हूं वो शंकर का बच्चा कैसा बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार सूरज ने गन्ने की खेती की। अरे मालिक, ये शंकर तो चालाकी में आपका भी बाप निकला। इसने तो इस बार गन्ने की फसल लगा ली। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूस आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के इस दिमाग तरह दोनों अरे आइए आइए मालिक, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दी। जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा मालिक? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपके शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप है बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ जुगनू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सभी किसान की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वो सब उनको वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए। ना ही वो कभी अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वो दिन रात अपना पेट जलाकर वो मेहनत करता है। ऐसे में इनको तकलीफ देना या इनके साथ बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह शंकर अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सही रास्ते पर ले आता है। जमींदार अशरफी लाल ने वहां के सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी गरीब किसान का हक नहीं मांगा। आज की कहानी शुरू होती है काली अंधेरी उस बरसात की एक रात से। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ रखी हो। तेज हवाएं चल रही थी जो कभी कभी सीटी जैसी आवाज करके गुजरती थी। गांव के एक छोटे से घर में कोने में सुमन कांपते हुए बैठी थी। उनके हाथ पैर कमजोर पड़ चुके थे। रसोई से बर्तनों की खटखटाहट की आवाजें आ रही थी। कंचन, सुमन की बहू, जानबूझकर जोर जोर से बर्तन रख रही थी ताकि सुमन को परेशान किया जा सके। सुमन ने कमजोर आवाज में कहा, बहू थोड़ा खाना दे दो, बहुत तेज भूख लग रही है। आज सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी मिल जाएंगी तो रात कट जाएगी। कंचन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, माँ जी, मेरे पास आपके लिए खाने के लिए अभी कुछ नहीं है। जो थोड़ा बचा है वो सोहन जी के लिए है। आप खुद को संभालो,
ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ हर समय आपको खाना मिले। अगले दिन सुमन भूख से तड़प रही थी। उसने अपनी बहू कंचन से अपने लिए फिर से खाना मांगा। अब खाना ही खाती रहती है, यहाँ कोई खाना नहीं है। मैंने जो बनाया था वो सब खत्म हो गया। खाना खाना, पता नहीं इस बुढ़ापे में भी कितना खाना चाहिए इनको। पेट है या कुआं? अरे इस बुढ़िया ने तो परेशान ही कर दिया है। इसे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये खुद ब खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। अगले दिन कंचन ने एक चाल चली। जब सोहन दोपहर में घर आया तो वो अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी आंखें लाल कर ली और कांपती आवाज में सोहन से कहा, सोहन जी, अब ये मेरा घर नहीं रहा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मुझे अपने मायके जाना है। क्या हुआ कंचन? ये सब क्या कह रही हो? कल जब मैंने माँ जी से कहा कि खाना खत्म हो गया है तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहकर अपमानित किया। उन्होंने कहा कि मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। क्या सच में माँ ने तुमसे ऐसा कहा? रुको, मैं अभी जाकर माँ से पूछता हूँ। ये सब सुनकर सोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप कंचन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। झूठ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कल आपने साफ साफ कहा था कि मैं इस घर के लायक नहीं हूँ। सोहन बेटा, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बहू से ऐसा कुछ नहीं कहा। कंचन ये सब झूठ बोल रही हैं। झूठ? तो अब आप मुझे झूठा भी कहोगे? सोहन ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की। तुम दोनों अब शांत हो जाओ और इस घर में शांति से रहो। मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूँ। खेत पे जाने का समय हो गया है। ये बुढ़िया इतनी आसानी से इस घर से नहीं निकलेगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सोहन जी इसे घर से निकालने के लिए मजबूर हो जाए। हाँ, मुझे इसे गुस्सा दिलाना होगा ताकि ये कोई गलत कदम उठाए और हमें इसे निकालने का मौका मिल जाए। माँ जी, आप हर वक्त बस खाना ही खाती रहती हो। काम तो आपसे कुछ होता नहीं है। बस बैठे बैठे खाओ और पैसे उड़ाओ। घर के किसी काम में भी मदद नहीं करती। तुम्हारी वजह से मैं दिन रात काम में लगी रहती हूँ। बहू, क्या हुआ है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब सुनकर सोहन अपने कमरे से बाहर आता है। कंचन उसके पैरों की आहट सुन लेती है और जोर से चिल्लाते हुए झूठ बोलने लगती है। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हे भगवान, इस औरत ने मुझे इस उम्र में थप्पड़ मार दिया। हे भगवान, अब तू ही इंसाफ कर। क्या? बहू, मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। क्या हुआ? तुम दोनों ने कैसी शोर मचा रखा है? देखिए ना सोहन जी, माँ जी ने मुझे थप्पड़ मारा है। सोहन पागलों की तरह चिल्लाया। माँ, आप कंचन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आपने उसे थप्पड़ तक मार दिया है। ये कैसा व्यवहार है? बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। मैंने कभी कंचन बहू को छुआ तक नहीं है। वो झूठ बोल रही है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो सोहन जी, माँ जी अब मुझे झूठा भी ठहरा रही है। बस माँ, आपकी हरकतों से मैं तंग आ चुका हूँ। अब आप अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। ये मेरा घर है। आप आज ही यहाँ से चली जाए। बेटा, मुझे अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बरसात में मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? क्या तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं बची है? अभी सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ, ये मेरा घर है और इस घर में जो मैं कहूंगा वो ही होगा। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अभी इस घर से बाहर निकलो। अरे सोहन, ये तुम्हारी माँ है। क्या तुम्हें उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता?
उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ जाएंगे। आप चुप रहिए। ये मेरे घर का निजी मामला है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के मामलों में बाहर वाला कोई कुछ बोले। बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि एक बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अपने बच्चों की कितनी ज़रूरत होती है? ये घर ही तो मेरी ज़िंदगी है, मेरा सब कुछ है। आज तुम सब कुछ मुझसे छीन रहे हो। लेकिन सोहन ने अपनी माँ की एक न सुनी। उसने अपनी माँ को घर से बाहर धकेल दिया, जैसे कोई अनचाहा सामान फेंक रहा हो। इस घर को मैंने और सोहन के पिता ने अपने खून पसीने की मेहनत से बनाया था। आज वही घर सोहन और उसकी बहू ने मुझसे छीन लिया। लगता है मेरा वक्त ही खराब है। बेचारी सुमन रोते हुए भारी कदमों से अपने घर से चली जाती है। सुमन रोते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। हे भगवान, मेरी किस्मत में ये दिन भी देखना लिखा था। जिस बेटे के लिए जिंदगी भर मेहनत की, आज उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? इतने में एक गांव वाला सुमन के पास से गुजरता है। सुमन बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है, जिसके कारण वो ठंड से कांप रही थी। बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे कोई कपड़ा दे दो जिससे मैं अपने शरीर को ढक सकूं और इस ठंड से बच सकूं। अरे माँ जी, तुम जैसे लोग तो सड़कों पर ही भटकते रहते हैं। यहाँ कोई मदद नहीं करेगा। जाओ कहीं और। तुम्हारे जैसे आलसी लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है। सुमन निराश होकर उस पेड़ के नीचे बैठी रही। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो हर हड्डी अलग अलग हिल रही हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि निराशा बह रही थी। वो रात भर सर्दी से लड़ते हुए वहीं बैठी रही। सुबह होते होते सुमन की हालत और खराब हो गई। बेटा, कृपा करके एक चादर दे दो। मैं पूरी तरह भीगी हुई हूँ। मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे बुढ़िया, ये कोई खैराती दुकान नहीं है। यहाँ मुफ्त में कोई सामान नहीं मिलता। पहले पैसे निकालो जब कुछ सामान मिले। बेटा, मेरी मदद कर दो। इस उम्र में मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊंगी? दुकानदार अपनी दुकान के अंदर चला जाता है। सुमन दुकान के बाहर खड़ी हुई कांपती रहती है। उसकी आंखों में निराशा भरी हुई थी और चुपचाप वापस लौट जाती है, जैसे वो इस दुनिया में अकेली हो। अब मैं क्या करूं? कहने को तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मेरे ही बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। जिस घर को खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोना तक नहीं है। ये कैसी हालत बना दी मेरे बेटे ने मेरी। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो उठती है और दूसरी दुकान की तरफ जाने लगती है, जहाँ से वो कुछ खाने की उम्मीद करती है। वो धीरे धीरे चलते हुए गांव की मुख्य सड़क पर खाने की एक दुकान पर पहुंच जाती है। बेटा, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से एक दाना भी नहीं खाया। हाँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे जाओ यहाँ से। सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं लोग। भीख मांगने के बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेती? जिंदगी भर आराम किया होगा, अब भुगतो। सुमन की आंखों में आंसू भरे हुए थे और ठंड से कांपते हुए वो वहीं खड़ी रहती है। उसके चारों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो उसे देखते हैं, लेकिन डर के कारण कोई भी उसकी मदद करने का साहस नहीं जुटा पाता। देखो भाई, वो तो सोहन की माँ है। देखो बेचारी की कैसी हालत हो गई है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो सोहन हमसे नाराज हो जाएगा।
वो बहुत गुस्से में रहता है। हमें कोई पालतू की परेशानी नहीं चाहिए। सही कहा तुमने। सोहन और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब है। अगर हम उसकी माँ की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। हमें अपना भी ध्यान रखना है। अर्रे की सुमन की आंखों में शर्मिंदगी छलक आई। कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी मजबूर हो जाऊंगी, लेकिन ठीक है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेटा, कुछ खाने के लिए मदद कर दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे ठीक ठाक तो लग रही हो माँ जी। इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि कोई काम ना कर सको। भीख मांगने के बदले कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेती? सही कहा। यहाँ भगवान का नाम रटने से कुछ नहीं मिलेगा। जाओ किसी मंदिर में जाकर बैठो, वहां कुछ ना कुछ भीख मिल ही जाएगी। तुम दोनों चुप रहो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर दूसरे का दुख नहीं समझ सकते तो कम से कम ताने तो मत मारो। ऐसा वक्त किसी के भी जीवन में आ सकता है। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। माँ जी, ये लो खाना खाओ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं किसी भूखे को खाना खिला सकूं। उस व्यक्ति ने सुमन को गर्मा गर्म खाना दिया। बेटा, तुमने न सिर्फ मेरी भूख मिटाई बल्कि मुझे इंसानियत का असली मतलब भी समझाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कई दिनों तक कमला खुले आसमान के नीचे बरसात सहती रही। भगवान ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा शरीर चाहे टूटकर बिखर जाए, लेकिन मैं अपने मन को हारने नहीं दूंगी। मुझे फिर से खड़ा होना है। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी मेहनत के दम पे फिर से सब कुछ प्राप्त करूंगी। इस तरह दूसरों के भरोसे कब तक जिंदगी कटेगी? मुझे अपनी परेशानियों से खुद लड़ना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक दिन सुमन सोचते सोचते गांव के बाहर चली गई। तभी उसकी नजर गांव के किनारे खड़े मजबूत बांसों के पेड़ों पर पड़ी। उन बांसों को देखकर सुमन के मन में एक विचार आया। ये बांस तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अगर इन बांसों से एक झोंपड़ी बना लूं तो बारिश और सर्दी से बच सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। उसने गांव में जाकर एक व्यक्ति से कुल्हाड़ी मांगी। बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बांस काटकर अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ जल्दी लौटा दूंगी। मैं अपनी कुल्हाड़ी किसी को नहीं देता और तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर भला तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी कैसे दे दूं? जाओ अपना काम कर। बेटा, मुझे इस कुल्हाड़ी की बहुत ज़रूरत है। मैं वादा करती हूँ मैं इसे जल्द ही वापस लौटा दूंगी। तुम्हारी दया से मैं अपना ठिकाना बना लूंगी। ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना इसे जल्दी लौटाना। मुझे भी इसकी जरूरत है। सुमन ने कुल्हाड़ी ली और गांव के बाहर बांस के पेड़ों के पास पहुंची। पूरे दिन मेहनत करके उसने कई बांस काटे। फिर उसने उन बांसों को एक विशेष तरीके से जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। झोपड़ी बनाने के बाद सुमन कुल्हाड़ी लौट आने के लिए गांव वाले के पास वापस जाती। बेटा, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। मेरा काम हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की। तुम्हारी ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब इस कुल्हाड़ी को अपने पास ही रख लो। मैंने नई कुल्हाड़ी खरीद ली है। भगवान तुम्हारी मदद करे। सुमन कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आती है और वहीं सो जाती है। अब कम से कम इस बारिश और धूप से तो बच सकूंगी। भगवान, बस थोड़ा सा सहारा और दे देना। अगली रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बांस की झोपड़ी के बीच से पानी अंदर टपकने लगता है। ठंड की वजह से सुमन कांपने लगती है। ये कैसे हो गया? मैंने तो झोपड़ी को अच्छी तरह बनाया था, फिर भी झोपड़ी के अंदर पानी टपक रहा है। मुझे इन छेदों को बंद करना होगा।
वरना इस झोपड़ी का भी कोई फायदा नहीं होगा। सुमन जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसने देखा कि केले के पेड़ों के नीचे एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही है। केले के पेड़ के बड़े बड़े पत्तों के कारण पानी की बूंद जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे बंदरिया अपने आप को और अपने बच्चे को बारिश से बचा रही थी। ये बंदरिया कितनी समझदार है। उसने अपने और अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए केले के पेड़ों का इस्तेमाल किया है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि मैं अपनी झोपड़ी के अंदर पानी टपकने से। सुमन ने केले के पेड़ों से उसके पत्ते काटकर इकट्ठे किए और अपनी झोपड़ी में सावधानी से चारों तरफ लगा दिए। ये मेरा छोटा सा घर मुझे एक नई जिंदगी देगा। अब बारिश हो या ठंडी हवा, मैं इन सब से अपने आप को बचा सकूंगी। अगले दिन गांव वाले जब ये देखने आए तो वो सब कमला का मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो तो, ये बुढ़िया पागल हो गई है। इसने बांस और केले के पत्तों से घर बनाया है। इस उम्र में लोग आराम करते हैं और ये पागल बुढ़िया झोपड़ी बनाने में लगी हुई है। तुम सब लोग चाहे जो भी कहो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या बनाया है। मेरी मेहनत और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश होने लगी। लेकिन इस बार सुमन अपने बांस और केले के पत्तों से बने घर में सुरक्षित थी। लेकिन इस बारिश के कारण सोहन की हालत बहुत खराब थी। सोहन की खेत की फसल पककर कटने को तैयार थी। सोहन घर बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था कि बारिश रुके और वो अपने खेत की फसल काटे। लेकिन बारिश ने सोहन को इतना मौका नहीं दिया, जिसके कारण सोहन की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी फसल पककर तैयार खड़ी है। अगर यही हाल रहा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। भगवान पर भरोसा रखिए। तभी कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। सोहन कंचन के साथ अपने खेत की तरफ फसल को देखने के लिए जाता है। खेत पर पहुंचकर सोहन अपनी फसल को देखकर हैरान रह जाता है। बारिश के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसे देखकर सोहन बहुत घबरा जाता है। कंचन, अब क्या होगा? इस बारिश की वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम क्या करेंगे? आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर ये फसल बर्बाद हो गई तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे, फिर से अपने खेत को सींचेंगे। हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा अपने खेतों में फसल तैयार करेंगे। भगवान हमारा साथ जरूर दे। कंचन, तुम समझती क्यों नहीं? जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वो सब लगा चुका हूं। अब नया बीज, नई खाद कहां से लाऊं? मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है। आप एक काम कीजिए, गांव के सेठ जी से कुछ पैसा उधार ले लीजिए। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तब हम अपनी फसल बेचकर उनका सारा कर्जा उतार देंगे। एक बार फसल उगाए फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम सही कह रही हो कंचन। अब हमारे पास केवल यही रास्ता बचा है। मैं सेठ जी के पास जाकर देखता हूं। अगर उन्होंने कुछ धन उधार दे दिया तो मैं दोबारा से मेहनत करके अपने खेत में नई फसल तैयार करूंगा। सोहन के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। सोहन डर के बावजूद गांव के सेठ से उधार लेने का फैसला करता है। भारी मन और डरते हुए वो गांव के सेठ जी के पास पहुंच जाता है। अरे सोहन, इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मदद? अरे बोलो बोलो, कैसी मदद चाहिए? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मेरी पूरी फसल इस बारिश में बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे अपने खेत में फिर से फसल बोनी है, लेकिन मेरे पास बीज और खाद के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मुझे कुछ धन उधार दे दीजिए। मैं फसल तैयार होते ही आपका कर्ज ब्याज समेत चुका दूंगा। कर्ज तो मैं दे दूंगा सोहन, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कर्ज सही समय पर चुकाना होगा। अगर समय पर कर्ज नहीं लौटाया तो तुम्हारी जमीन, घर, सब कुछ मेरा हो जाएगा। सोहन के पास कोई और चारा नहीं था। वो सेठ जी से कर्ज लेकर वापस चला जाता।
वो अपने खेत में दोबारा से मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करने के बाद उसके खेत में दोबारा फसल पककर तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही फसल पककर कटने को तैयार थी, तुरंत आसमान में बादल घिराते हैं और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसके कारण सोहन की फसल फिर से खराब हो जाती है। ये देखकर सोहन बहुत घबरा जाता है। ये तो बहुत बुरा हो गया। मेरी सारी फसल फिर से बारिश के कारण खराब हो गई है और कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। अब मैं ये सारा कर्ज कहाँ से चुकाऊं? ये कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कुछ नहीं बचा। कंचन, ये क्या हो गया? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? ये कर्ज तो हमारी सारी मेहनत और दौलत को यूं ही खा जाएगा। अब क्या होगा? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ समय बाद सेठ का दबाव बढ़ने लगता है। वो सोहन के दरवाजे पर आ धमका। सोहन, तुमने जिस तरह से उधार लिया था, अब उसे चुकाने का वक्त आ गया है। तुम्हारा सारा समय खत्म हो चुका है। अब या तो मुझे मेरा सारा धन वापस करो, वरना मैं तुम्हारी संपत्ति को बेचकर अपना धन वसूल लूंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। बारिश की वजह से मेरी सारी फसल फिर से खराब हो गई है। मुझे थोड़े से समय की और जरूरत है। मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा सोहन। अब तुम्हें अपनी सारी संपत्ति को बेचकर मेरा सारा कर्ज चुकाना होगा। पर सेठ जी, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊं? सोहन, तुम्हारी हालत के बारे में पूरा गांव जानता है। अब तुमसे मुझे ये घर खाली करवाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कल तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सोहन और कंचन एक दूसरे की तरफ बेबस नजरों से देखते हैं। ये सब मेरे कर्मों का फल है। अगर मैंने माँ जी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं की होती और उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता, तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है कंचन। माँ को घर से निकालकर मैंने सबसे बड़ा पाप किया है। अब उनके पास जाकर उनसे माफी मांगने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो हमने उनके साथ बहुत गलत किया है। मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है कंचन। मैं जानता हूं वो हमें जरूर माफ कर देंगी। हमें उन्हें ढूंढना होगा। सोहन और कंचन माँ को ढूंढने के लिए सड़क पर निकल पड़ते हैं। दोनों भूखे प्यास से अपनी माँ को ढूंढते रहते हैं। तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो। क्या हुआ है? महाराज जी, हम बुरी तरह से परेशान हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है। घर बार सब कुछ खत्म हो चुका है और हम सड़क पे आ गए हैं। हमारी किस्मत ने हमें धोखा दे दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। हम नहीं जानते कि अब क्या करें। अब तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और अपनी माँ से माफी मांगनी होगी। धन्यवाद महाराज, आपने हमें सही रास्ता दिखाया। अब मैं अपनी माँ को ढूंढकर उनसे माफी मांगूंगा। अब हम चलते हैं महाराज। साधु के आशीर्वाद के साथ सोहन और कंचन अपनी माँ को ढूंढते हुए गांव के किनारे पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी माँ बांस की झोपड़ी में बैठी हुई थी। माँ, हमें माफ कर दीजिए। माँ, हमने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अब क्यों आए हो? जब मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी तब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या लेने आए हो? माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दीजिए। हमें अब समझ में आ गया कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हम आपकी छत्र छाया में वापस आना चाहते हैं। मुझे एक मौका दो माँ। मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित करूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारी ये माफी अब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना सीखो। बेटा, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बताओ क्या हुआ है? तुम क्यों इतने परेशान हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे यहाँ ढूंढने आ गए? सुमन ने सोहन से उसकी कहानी पूछी। सोहन की आंखें भर आईं।
उसने सारी घटना अपनी माँ को बताई। अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन भगवान हर किसी इंसान को दूसरा मौका जरूर देता है। अपनी मेहनत और सच्ची सोच से काम करो तो ये मेहनत तुम्हारा जीवन बदल सकती है। अगर हम अपनी सोच को बदलें और मेहनत से काम करें तो जीवन की हर परेशानी हल हो सकती है। कमला का घर देखकर कुछ गांव वाले मजाक उड़ाते हैं। क्या तुम सोचती हो कि ये बस केले के पत्तों से बना घर इतनी भारी बारिश में टिक पाएगा? हंसी का कारण बन रही हो तुमने भी क्या मजाक किया है? माँ जी, ये घर इस बारिश में कोई काम नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि कोई पक्का मकान बना लो और उसी में रहो। यह घर कितने दिन टिकेगा? तुम लोग चाहे जो समझो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास है। कितनी भी भयंकर बारिश हो, ये घर मुझे हर बारिश से बचाएगा। और ये कहो ना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पक्का घर बनाने के लिए पैसा लगता है, पैसा। इतना कहकर सभी गांव वाले चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। एक गांव वाला जो जंगल के रास्ते से गांव की तरफ आ रहा था, कमला के घर के पास से गुजरता है। वो बारिश में भीगने के कारण ठंड से कांप रहा था। बेटा, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारा शरीर तो ठंड से कांप रहा है। तुम पूरी तरह भीग गए हो। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। जब बारिश रुक जाए तब वापस चले जाना। अरे माँ जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर तो बारिश की एक बूंद तक नहीं आ रही और अंदर गर्माहट भी बनी हुई है। ये कैसे संभव है? बचपन से ही सुना था कि बांस से बना हुआ मकान बहुत मजबूत रहता है। मैंने घर के बाहर चारों तरफ केले के पत्तों से ये पूरा घर ढक दिया, जिससे बारिश की एक बूंद भी घर के अंदर नहीं आती और मेरा घर बारिश से बचा रहता है। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो जाती है और वो गांव वाला अपने घर की ओर चल देता है। तभी अचानक फिर से भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। गांव में बुरी तरह से बाढ़ आ जाती है। सभी के घर बाढ़ में डूबने लगते हैं। अब हम सब क्या करें? इस बाढ़ ने तो हमारे घरों का इतना नुकसान कर दिया है। अब हम ऐसी बारिश में कहाँ जाएं? क्या इस बारिश से बचने का कोई रास्ता नहीं है? ऐसी बाढ़ में हमारे बीवी बच्चों का क्या हो? मुझे तो लगता है इस बारिश से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। देखो भैया, हमें सबको सुमन काकी के घर चलना चाहिए। मैं वहां होकर आया था। उनका घर सचमुच बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि इस बाढ़ का उनके घर पर कोई असर नहीं हुआ होगा। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो इस बाढ़ में डूबकर हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें तुरंत उनके घर चलना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। उनका घर कुछ अलग ही है। उनके घर में कुछ तो खास बात जरूर होगी। सुमन काकी हमेशा कहती थी कि उनका घर बहुत मजबूत है और इस बारिश का उस पर कोई असर नहीं होगा। लगता है उन्होंने सही कहा था। हमें उनके घर ही जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो हम सब इस बारिश में डूब जाएंगे और मर जाएंगे। काकी, हमें बचा लो, हमारी मदद करो। इस बारिश में हमारे घर डूब गए हैं। केवल आपका ही घर है जो अभी तक इस बारिश में बचा हुआ है। कृपया हमारी मदद करो। हाँ काकी, हमारी मदद करो। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो हम इस बाढ़ में डूबकर मर जाएंगे। अरे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम सब जल्दी से अंदर आ जाओ। बारिश बहुत तेज हो रही है। गांव वाले धीरे धीरे सुमन के घर में इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी लोग सुमन का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे घर में सचमुच कोई जादू है माँ जी। यहाँ तो बारिश की एक बूंद का नामो निशान तक नहीं है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। देखो, हम सब जो सोच रहे थे वही हुआ। हमें इस घर में बारिश से कोई तकलीफ नहीं होगी। हम सभी बहुत डर रहे थे, लेकिन इस घर में आकर जैसे हमें एक नया जीवन मिल गया हो। कुछ दिन बारिश बाद बंद हो जाती है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल टूनपुर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार कहानी के साथ।